Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to Sama Podcast. Today we have Mr. Javed Farooqi, senior journalist from Sama TV. आपको बताते चले पीर के रोज़ बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की वजह से पूरा मुल्क शौक की कैफियत में है। आखिर बलूचिस्तान दहशतगर्दी की लपेट में क्यों आया है, क्या वजह है, इसके पीछे क्या नासिर है, सब जानेंगे। इसके साथ साथ बलूचिस्तान की आवाम की राय क्या है एंटी स्टेट टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के हवाले से ये भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? जी ठीक ठाक। जब बात करते हैं बलूचिस्तान में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात की, तो ये बताइए आखिर इसके पीछे नासिर क्या है, क्या वजूहात है, ये क्यों हो रहे हैं? आपने पूछा क्या हाल है, मैंने रूटीन में कह दिया ठीक ठाक, लेकिन ठीक ठाक नहीं। बिल्कुल बड़ा सही दिल, बात की आपने। बड़ा दिल दुखी है। कल जिस तरह से बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ है और एट ए टाइम 6-7 शहरों के अंदर टारगेट किया है दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी अवाम को। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें कौन थे, पंजाबी थे, सिंधी थे, पख्तून थे, नहीं, पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानियों को अटैक किया है, ये पाकिस्तान को अटैक किया है। और ये आप पूछेंगी या पूछ रही हैं कि ये क्या हो रहा है? 50 से ज़ायद लोग शहीद हुए हैं। तो ये आपका ये सवाल है कि ये क्यों हो रहा है। तो इसमें अब मेरा ख्याल है कि कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि बलूचिस्तान के अंदर एक बड़ा एक प्रोजेक्ट जो गेम चेंजर है, सीपैक कहते हैं, ये उसका रास्ता रोकने की कोशिश है। और मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं, ये लोग, ये एलिमेंट्स जो हैं ये खुलकर सामने आ गए हैं और उनकी कार्रवाइयाँ भी खुलकर सामने आ गई हैं। लेकिन मुझे सर सॉरी टू कट यू, मैं जानना चाहूँगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीपैक पहले की दफ़ा फिर से रुक जाएगा इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से? देखिए, ये बातें होती हैं कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है चाइना की तरफ से, और अभी उसका फर्स्ट फेज़ जो है उसके ऊपर काम हुआ है। सेकंड फेज़ जो पिछली हुकूमत में इसको बिल्कुल इसको ठंडा कर दिया गया था, तो काफ़ी ज़्यादा इसको डिस्करेज किया गया और इसमें बहुत ही ये स्लो कर दिया गया, सुस्त रवि का शिकार हो गया और अमलन ये इसकी पेस जो थी ख़त्म हो गई थी, बंद हो गया था जिसे कह रहे हैं। लेकिन अब नई हुकूमत ने आकर फिर इसे जो है दोबारा से ट्रैक पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें चाइना भी मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड है, वो भी करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहरहाल ये BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, चाइना का एक बेसिकली जो बड़ा प्रोजेक्ट है। ये सीपैक उसका एक चैप्टर है जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखता है। ये BRI बहुत से मुल्कों से, बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, ये बहुत से मुल्कों में से गुजरना है और ये बुनियादी तौर पर एक तजारती राहदारी है। और लेकिन सर मैं जानना चाहूँगी, आप देखिए कि ये जो वाक़यात हो रहे कि इससे चाइना तो नहीं घबरा जाएगा, इन्वेस्टमेंट वापस तो नहीं ले लेगा? जी, मैं इधर ही आ रहा हूँ। देखिए, ये जब भी ये मंसूबे इस किस्म के बनते हैं तो उसकी राह में बड़ी बड़ी रुकावटें आती हैं। आप माजी में चले जाएं, दुनिया में जितने भी प्रोजेक्ट आए उनको सबोटाज करने की बहुत सी कोशिशें हुई। बिल्कुल। मैं एक एक गिनवाता चलूँ तो टाइम बहुत कम है, लेकिन जितने भी मंसूबे हुए, मसलन अगर इस खित्ते के अंदर अगर GT रोड बनी तो वो उससे कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अगर टर्की ने मक्का तक हिजाज ट्रेन चलाने की कोशिश की तो उस वक्त उसको क्या क्या जो थे मसाइल थे कि वो रात को पटड़ी बिछाते थे, सुबह उखाड़ी हुई होती थी लोगों ने। तो ये कनेक्टिविटी जो है, ये इसका तो हमेशा से जहाँ फ़ायदे बहुत होते हैं वहाँ ये जो राब्ताकारी है, ये जो कनेक्टिविटी है, ये जो रूट्स हैं, रास्ते हैं, तजारत है, इसका अगर एक बंदे को फ़ायदा हो रहा होता है तो किसी को नुकसान भी हो रहा है। तो जिन लोगों के मफादात के ऊपर जो है वो जद पहुंच रही है इस प्रोजेक्ट से, वो इसकी राह में रोड़े अटका रहे हैं, जिनमें मैं एक नाम तो खुल के लूँगा कि इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और बलूचिस्तान के अंदर उसने जिस तरह से अपने स्लीपर सेल बनाए हुए हैं और वहाँ पर लोगों को जिस तरह से वो बाकायदा पैसा दिया जा रहा है, उन्हें असला दिया जा रहा है, उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बड़ी एक खुली किताब की तरह है। और अब तक की जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस जितनी आई हैं उनमें बड़े वाज़ेह तौर पर इशारे जो हैं वो उस तरफ जाते हैं कि इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। और फिर अमेरिका की तरफ भी है कि अमेरिका भी चाइना का ये जो इक़्तिसादी किरदार, बढ़ता हुआ इक़्तिसादी किरदार है, इसको वो किसी तौर पर जो वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, ये ऐसे ही है। देखिए ना, एक वक्त में था चाइना और रशिया का, ये दो ब्लॉक थे। तो इनकी रशिया को अमेरिका ने और उसके इत्तेहादियों ने महदूद कर दिया था अफ़गान वार के ज़रिए, और उसका जो पेशकदमी थी उसकी रोकी थी। अब नए दौर में जो सर जंग है, इसके अंदर अमेरिका का जो हरीफ है बड़ा, वो चाइना है। और चाइना के साथ जो है वो मामला जो है वो रशिया से डिफरेंट है।
रशिया के अंदर था, रशिया चाइना के मुकाबले में ये था, अमेरिका के मुकाबले में अपना एक ब्लॉक बना रहा था। तो सी पसंदी थी, मुख्तलिफ मुल्कों को वो अपने साथ जोड़ रहा था, कई मुल्कों के अंदर लश्करकशी करके उनको अपना हिस्सा भी बनाता था। तो वहाँ पर स्टाइल ये था। लेकिन चाइना का स्टाइल डिफरेंट है। चाइना जो है वो अपनी मईशत को फैलाव दे रहा है, तो वो अपनी तजारत, उसकी जितनी पैदावार के हवाले से वो जहाँ पर पहुँच चुका है, तो उसने अपनी जो कुछ पैदावार है उसकी, जो प्रोड्यूस करते हैं, उसके लिए मंडी भी तो चाहिए उसे। अब मंडी के तक पहुँचने के लिए रास्ते भी तो चाहिए, ठीक है। और उसमें उन्होंने देखना है कि हमें मोस्ट फिजिबल रूट्स कौन से बनते हैं। तो ये पाकिस्तान का जो रूट है सीपैक जो है, ये उसे शॉर्टेस्ट एक रूट बनता है, बेहतरीन रूट है। इससे उसकी जो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हो जाती है और उसके लिए बहुत फायदा है। दुनिया के अंदर जो अपनी जो चीज़ें हैं वो बेचने में आसानी होती है। ये है एक बुनियादी इसका जो खुलासा है। अब इसको सबोटाज करने की जो है वो कोशिशें हो रही हैं। आपने कहा कि ये इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि चीनी जो लोग हैं जो यहाँ पर आकर काम करते हैं, चीनी इंजीनियर्स हैं और दूसरे लोग हैं, उनको भी नुकसान पहुँचाया जाता है। आपने देखा भाषा डैम पर काम करने वाले, मोहम्मद डैम पर काम करने वाले, मुख्तलिफ औकात में ये लोग जो हैं वो निशाना बनते रहे हैं। और चीन की तरफ से भी ये कहा गया कि ये हमारे लोगों को इस तरह से निशाना बनाया जा रहा है उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि चीनी जो हैं, आप उन्हें ऐसा ना समझें कि कोई कारोबारी बंदा है, कोई दुकानदार है जो 2-4 धमाके होंगे, 2-4 पटाखे चलेंगे तो दुकान का शटर बंद करके चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। आपका क्या ख्याल है कि जब चीन ने सीपैक को डिज़ाइन किया होगा तो उन्होंने बैठकर ये सारे फैक्टर्स उनके सामने नहीं होंगे? ये उनके सामने भी होंगे ये सारे फैक्टर्स कि हमारे इस प्रोजेक्ट की रास्ते में कौन कौन रुकावट डाल सकता है। ठीक है, ये इंडिया, ये अमेरिका, ये और वो फलां जो लोग हैं, जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स हैं जो चाहते हैं कि ये गवादर पोर्ट जो है ये डेवलप ना हो। इस तरह से बाकी भी जिन लोगों को इस पोर्ट के डेवलप होने से जिन और लोगों के मफादात पर जद पड़ती है, वो भी इसके अंदर छलांग लगा कर आ गए। सो ये जो सेपरेटिस्ट जो सो कॉल्ड वहाँ के ये जो कुछ कर रहे हैं, उसमें उनका जो एक मौक़िफ़ है कि बलोच अवाम जो हैं वो पसमानदा रह गए हैं, उनके राइट्स की बात है, उन्हें जो है वो उनके हुकूक नहीं मिल रहे। ये बात, हुकूक की बात तो हमेशा हर जगह होती रहती है। यही मैं कुछ ऐड करना चाहूँगी। अब देखिए, जैसे ये जो टेररिस्ट एलिमेंट्स हैं, इनमें जो इनका सो कॉल्ड नारा होता है वो ये होता है कि खुद मुख्तारी चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए बलूचिस्तान की जो आवाम है। जी। लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि क्या बलूचिस्तान की जो आवाम है वो इटसेल्फ वाकई उनकी क्या ओपिनियन है और क्या वाकई ऐसा कुछ चल रहा है वहाँ पे एम्पावरमेंट के हवाले से? हाँ, ये बड़े अच्छा सवाल किया आपने कि क्या किसी भी जगह पर कोई भी ऐसी मूवमेंट होती है तो वो देखा जाता है कि उसकी रूट्स क्या आवाम के अंदर है। मसलन मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट चल रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मूवमेंट चल रही है वो आवाम के अंदर है। घर घर के अंदर वो मूवमेंट जो है वो फैली हुई है। हर घर के अंदर ये नारा है कि हमें आज़ादी चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए, हम ये भारत के साथ नहीं रहना चाहते। ऐसे ही है ना? तो क्या वजह है कि 70 साल गुजरने के बावजूद मकबूजा कश्मीर में एक बुरहानुद्दीन वानी शहीद होता है तो मां दूसरा बुरहानुद्दीन वानी खड़ा कर देती है। ठीक है, तो वहाँ पर ग्रास रूट लेवल तक ये मूवमेंट मौजूद है। यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट है। यहाँ पर बलोच अवाम जो हैं, देखिए पिछले 70 साल के दौरान वो ये जो पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के साथ वो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। बलोचों की जो इकॉनमी है वो इस मौजूदा जो पाकिस्तान है इस वक्त, इसके साथ ही चल रही है और चलेगी भी इंशाल्लाह। आपको अंदाज़ा नहीं कि कराची के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा बिजनेस हब है, वहाँ पर बलोचों की कितनी बड़ी तादाद है जो वहाँ के बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है और उस बिजनेस के अंदर उनके स्टेक्स हैं। लाहौर के अंदर जो दूसरा बड़ा बिजनेस हब है, यहाँ पर बलोचों के बिजनेस स्टेक्स हैं। यहाँ की आप मार्केटों में चले जाएं, यहाँ के वो बलूचिस्तान के जो पख्तून हैं, जो बलोच हैं, उनकी बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं उनके। यहाँ के DHA में चले जाएं, वहाँ पर आपको इनके घर नज़र आएंगे, बेशुमार लोग रहते हैं। और फिर बड़ी जो इंटरेस्टिंग और बड़ी, मैं कहता हूँ कमाल की जो बात है कि देखें, ये जो लोग जो कर रहे हैं, जो निशाना बना रहे हैं, जैसे पंजाबियों को निशाना बना दिया, किसी जगह पर किसी एक सेक्ट को निशाना बना दिया, ये एक कोशिश होती है कि ऐसी फॉल्ट लाइंस ढूंढी जाएं जो वहाँ यहाँ पर मौजूद हैं, उनको वहाँ पर चिंगारी जो है वो छोड़ी जाए ताकि वहाँ से आग लगे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़
इन कोशिशों को कामयाबी नहीं मिल रही। ठीक, अभी भी पंजाब है अगर, तो पंजाब का दिल इतना कुशादा है, यहाँ पर आप बाहर निकले, आप चली जाएंगे इचरा मार्केट में चले जाएं, आप ये गुलबर्ग की जो लिबर्टी मार्केट है वहाँ चली जाए, आप ये ओरिगा सेंटर है आपका, ठीक है, तमाम जगहों पर हमारे जो है वो पख्तून भाई हैं, बलोच भाई हैं और तमाम कौमियतों के ये सब बिजनेस कर रहे हैं मुकम्मल आज़ादी के साथ। बिल्कुल ठीक बात की आपने कि ऐसी कोई नेगेटिव एनर्जी या कोई नेगेटिव एलिमेंट नहीं होता जब सब मिल के काम कर रहे होते हैं। मुझे अब ये बताएं कि दहशतगर्दी के जो ये वाक़यात चल रहे हैं, इस हवाले से हुकूमत के क्या इक़दाम हैं, हुकूमत क्या नए इक़दाम लेगी आने वाले मुस्तकबिल में? देखिए, इसमें दो पहलू हैं, दो लेवल्स हैं जहाँ पर हुकूमत की तरफ से काम करने की ज़रूरत है और हुकूमत कर भी रही है। एक तो ये है कि इसके जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उन पर काम करने की ज़रूरत है। मसलन अगर ये समझती है हुकूमत कि इसमें अमेरिका या इंडिया जो है वो इसके पीछे ये सीपैक की से राज़ी नहीं है वो, तो हमें ये उन्हें बावर कराना चाहिए, अमेरिका को ये बावर कराना चाहिए कि पाकिस्तान या जो मुआशी मसाइल हैं, पाकिस्तान का जो मुआशी बुहरान है, इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के अंदर फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट आए। और इस वक्त हमारे लिए जो सीपैक है, जो BRI है चाइना का, वो हमारे लिए फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए एक शॉर्टेस्ट एक सोर्स है फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट का। और अगर वो चीनी सरमायाकारी यहाँ पर आती है तो हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगेगी तो रोज़गार पैदा होगा, आपकी पैदावार बढ़ेगी तो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, तो हमारी कौमी आमदनी जो है वो बढ़ेगी और इकोनॉमी अपने पैरों पर खड़ा होगी। सो ये हमें अमेरिका को, हमारे फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि अमेरिका को और दूसरे यूरोप को ये चीज़ बावर कराए। बिलाशुबा इस वक्त पाकिस्तान की मईशत के अंदर बड़ा शेयर जो है वो अमेरिका और यूरोप का है। आपकी तकरीबन को $10 अरब की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तो अमेरिका की तरफ जाती हैं, आउट ऑफ $30 बिलियन। राइट। फिर अगेन को $8-10 अरब जो है वो यूरोप की तरफ जाती है। सो $32 अरब की जो एक्सपोर्ट इस वक्त जो आपने जिसको टच किया है, उसमें 24-25 अरब तो सिर्फ अमेरिका और यूरोप है। और अमेरिका और यूरोप से क्या मुराद है, यूरोप भी आप समझिए कि अमेरिका ही है, एक ही ब्लॉक है ना। अच्छा, फिर इसके अलावा ये 30-35 अरब जो आपके रिमिटेंसेस आते हैं, उसमें ज़्यादा हिस्सा जो है वो अमेरिका, यूरोप और सबसे ज़्यादा हिस्सा सऊदी अरब की तरफ से आता है। सऊदी अरब अगेन अमेरिका का एक फ्रेंडली कंट्री है और पूरा मिडल ईस्ट जो है, तो हमें ये ब्लॉक जो है बिलाशुबा उसका पाकिस्तान के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। 70 साल से पाकिस्तान उसके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे अपनी फॉरेन पॉलिसी के अंदर ये डाइवर्सिटी लाना भी बहुत ज़रूरी है कि चाइना के साथ अगर हम हाथ मिलाएं, चाइना से अगर हमें इन्वेस्टमेंट आए तो वो भी हमारी मईशत के अंदर जब आएगी तो ये दूसरे लफ्ज़ों में ये अदरवाइज़ ये मैं ये समझता हूँ कि बाकी पूरे रीजन के लिए भी इससे फ़ायदा हो सकता है। सो ये फिर से सबके सामने ही है ना। ये तो एक्सटर्नली जो है ये इन लोगों को, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को, उन लोगों को समझाने की ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है समझाने की। दूसरी बात ये है वो इंटरनली है। इंटरनली ये है कि इसके दो सोल्यूशंस हैं। एक तो ये है कि पॉलिटिकल फ्रंट पर किया जाए कि वहाँ पर लोगों के अंदर जो उन्हें सियासी आज़ादी है, उनकी नुमाइंदगी, सियासी नुमाइंदगी वहाँ के लोगों की मुंतखब ऐवानों के अंदर, हुकूमत साजी के अंदर, पॉलिसी साजी के अंदर, फैसला साजी के अंदर उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑन बोर्ड किया जाए। अब ये कैसे करना है, ये देखें, आइन के अंदर 18वीं तरमीम ने तो बहुत ज़्यादा इख्तियारात दे दिए सूबों को, ठीक है, इख्तियारात दे तो दिए, लिख तो दिए गए आइन में, लेकिन उनको प्रैक्टिकल शक्ल देने की ज़रूरत है कि वहाँ पर सही सियासी अवामी नुमाइंदगी सामने आए और उनके ज़रिए सूबे के मामला चलाए जाए। दूसरा, आइन अगेन बड़ी जो है वो ये राइट्स देता है, ये इन हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ देता है कि उस सूबे से जितने भी निकलने वाले वसाइल हैं वो पहली तरजीह में उस सूबे के ऊपर खर्च हो। इस चीज़ को भी यकीनी बनाया जाए। थर्डली, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो दहशतगर्द अनासर हैं, जो टेररिस्ट हैं, ज़ीरो टॉलरेंस उनके खिलाफ कोई रहम नहीं होना चाहिए, कोई बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, किसी किस्म की कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए। देखें, जब आपने रियासतों को बरकरार रखना होता है तो उसके लिए एक बार आपको जो है मोम का दिल निकाल कर एक तरफ रखना पड़ता है और पूरे बहादुरी के साथ
और जी कड़ा करके आपको इकदाम लेने पड़ते हैं। तो ये जितने लोग मासूम लोगों की जानों से खेल रहे हैं उनके लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। और ये मेरी इत्तला भी है कि हुकूमत जो है और हमारे सिक्योरिटी इदारे वो बिल्कुल इस हवाले से पुरज़्म है कि ये जिन लोगों ने मासूम शहरियों के खून से हाथ रंगा है उनसे किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होगी और आनी आज से निपटा जाएगा। और अगेन वही ज़ीरो टॉलरेंस होगी, उन्हें निशान इबरत बनाया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात की आपने, ज़ीरो टॉलरेंस इस हवाले से होनी चाहिए और उसकी इम्प्लीमेंटेशन आज की आज होनी चाहिए। आई कम्प्लीटली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। दहशतगर्दी के जो वाक़यात बलूचिस्तान में हो रहे हैं, बलूचिस्तान को दहशतगर्दी से बिल्कुल पाक किया जाए और इस पे हम सब बलूचिस्तान के साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर बीइंग हियर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अस टुडे। स्टे ट्यून्ड फॉर अनदर सेशन। टिल देन, बाय बाय।